बाइनोमियल थ्योरम जो कि जेके असदुद्दीन ने बड़ी चालाकी से परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के साथ कंबाइंड फॉर्मेट में दिखाया है सिलेबस के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है बाइनोमियल थ्योरम जो है ये कोई एक टॉपिक है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के चैप्टर का। हालांकि मैं आप सबको बता दूं बाइनोमियल थ्योरम इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज चैप्टर। क्लास 11 की मैथ्स की बुक अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक चेक करिएगा, क्लास 11 में बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर आपके भाई बहन कोई 11th क्लास में है उनसे अगर आप पूछोगे उनको ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज उनको ये चैप्टर ये पढ़ना है डीपली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। कॉन्सेप्ट आपने भी सीखना है बट उनको पूरा डीपली वर्ड टू वर्ड उतारना है, नंबर टू नंबर उतारना है, फॉर्मूलेस पूरे यूज करने हैं और वो इसलिए इनको लंबा लगता है। हालांकि आपके लिए क्योंकि आपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वही रहेंगे, बेसिस बिल्कुल वही रहेंगे, बट क्योंकि यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो भी आप सीखोगे इसलिए आपके लिए बहुत आसान चैप्टर रहेगा। ये कोशिश रहेगी 3 से 4 वीडियोस के बीच में या 5 वीडियोस के बीच में इस चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं, उन क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करवाना फिर 30 मिनट्स उसमें होते हैं। कैमरे की इतनी कैपेबिलिटी है, इससे ऊपर वापस एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप देख रहे हैं विंग्स उड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि सर ये बाइनोमियल थ्योरम का नाम का मतलब क्या है और बाइनोमियल थ्योरम को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बताया था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है और ये एक कैटेगरी है पॉलिनोमियल की। तो बाइनोमियल थ्योरम भी इस्तेमाल होती है 2 टर्म्स के फॉर्मूले के लिए। जैसे आप सबको मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर तो हमने बचपन से सीखा हुआ है, a प्लस बी का क्यूब हमने बचपन से सीखा हुआ है, हम सभी मालूम है। बट अगर हमसे पूछा जाए a प्लस बी रेज टू पावर स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, 4 या a प्लस बी रेज टू पावर 5, a प्लस बी रेज टू पावर 10, क्या इसका फॉर्मूला हमने कभी सीखा है? कभी नहीं सीखा। यही चीज को निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल थ्योरम को हम यूज क्यों करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या है, ये क्लियर हुआ। अब अगर आप बुक्स उठा के देखोगे आपको डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जो देखने को मिलेगा वो ये है, ये आपके सामने a प्लस बी रेज टू पावर n, रेज टू पावर n मतलब n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 आ जाएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, 3 आएगा a प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपको पता है, बट और भी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो फॉर्मूला अगर आपको बोलूंगी यहाँ देखो, आप बुक्स में अगर देखोगे तो इट इज वेरी बैड कि डायरेक्टली आप इसको देखो। क्यों? ये आपको लगेगा डिफिकल्ट, क्योंकि हमने अभी सीखा ही नहीं कुछ। इस फॉर्मूले को देख के अगर आपको लग रहा है डर, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम पहले यहाँ नहीं आएंगे, वी विल स्विच ऑन टू दिस पोर्शन। पहले ये सीखेंगे फिर हम बाइनोमियल थ्योरम को याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। अब इसे जो सीखना है हमने, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ छोटे से फॉर्मूलेज लिखे हैं ताकि आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। देखो दोस्तों, पहले मैंने लिखा a प्लस बी रेज टू पावर 0, फिर a प्लस बी रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 3 एंड रेज टू पावर 4। ये वाला छोड़ दो। अब ये जो मैंने a प्लस बी रेज टू पावर 30 लिखा है ना, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए, इसे छोड़ो अभी। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज व्हाट? 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। a प्लस बी रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 1 का मतलब तो यही हो गया कि वो खुद ही है। जैसे 3 रेज टू पावर 1 इज 3, a प्लस बी रेज टू पावर 1 इज a प्लस बी। तो मैंने लिखा a प्लस बी। आपको लग रहा होगा सर आपने 1a प्लस 1b क्यों लिखा? क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 तो है ना, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मेट सिखाना है इसलिए मैंने 1 लिख रहा हूं। तो यहां लिखा मैंने 1a प्लस 1b, ये भी क्लियर। देन a प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमने बचपन से सीखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में लिखा, a स्क्वायर पहले लिखा प्लस 2ab लिखा प्लस b स्क्वायर लिखा। और आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर के साथ मैंने 1 भी लिखा है, b स्क्वायर के साथ मैंने 1 भी लिखा है, क्योंकि इसको लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1a स्क्वायर ना। फिर a प्लस b का क्यूब, ये भी आपने सीखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसे इस तरह से समझा हो पहले या याद किया हो फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो बच्चों ये कुछ अलग नहीं है दोस्तों, ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3a स्क्वायर बन जाएगा b, और जब इसे b के साथ करोगे 3ab स्क्वायर बनेगा। और यही चीज तो मैंने यहां लिखी है, ये देखिए, ये a क्यूब दिखा आपको, ये मैंने लिखा a क्यूब, ठीक है। ये b क्यूब दिखा, ये आ गया b क्यूब, 3a स्क्वायर b दिखा, 3a स्क्वायर b,
3ab² दिखा, 3ab²। तो सेम फॉर्मूला है, बस मैंने ये a³ को 1a³ लिखा है क्योंकि कुछ समझाना है मुझे। ये तीन फॉर्मूलेज यहां तक हमने बचपन से सीखा हुआ है, बट इसके आगे हमने कभी सीखा नहीं, ना ही जरूरत पड़ी है। बाइनोमियल थ्योरम जो है इसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। a + b⁴ फॉर्मूला देख लो उसका क्या है पहले। a⁴ + 4a³ + 6a²b² + 4ab³ + 1b⁴ ये इसका फॉर्मूला। ये मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं करना है, आपको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद करना है, वहां से ये खुद डिराइव हो जाएगा। आपने क्या एक पैटर्न देखा, पहले आपको सवाल आ रहा होगा मन में, सर आपने इतना सिस्टमेटिक वे में सजा के क्यों लिखा हुआ है? इसका रीजन है ना, देखो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहली टर्म है, क्योंकि यहां तो एक ही टर्म है, यही पहली हुई यही लास्ट हुई, इधर देखो ये पहली ये लास्ट, यहां पर दिस इज फर्स्ट दिस इज लास्ट, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, हर बार फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यहां पर भी देख लीजिए, अगेन देयर, अगेन हेयर, अगेन हेयर एंड अगेन हेयर। तो इसका मतलब कोई भी फॉर्मूला आप ओपन करोगे, जो पहली और आखिरी टर्म होगी, उन टर्म्स के कोएफिशिएंट हमेशा कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। ये याद रख सकते हो। ये एक ऑब्जर्वेशन सीखी हमने यहां से। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि भाई आप एक और चीज देख पा रहे होंगे, जो पावर ए की है, ए की पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है और बी की पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे? देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ए की पावर कितनी है? 2, ये कितनी हो गई? 1। यहां ए है ही नहीं, इट मींस ए की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज व्हाट? 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना, चलो मैं आपके लिए मिसाल के तौर पे लिख ही देता हूं। मैं लिखता हूं इस जगह पे, ठीक है, यहां b नहीं ना लिखा हुआ, तो क्या मैं लिख सकता हूं b की पावर 0, यहां आ गया 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, और यहां a नहीं लिखा तो मैं इसको लिखता हूं a की पावर 0। अब समझिएगा ध्यान से, देखो a पहले 4 था पावर में, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0। इट मींस a की पावर डिक्रीज हो रही है। b पहले 0 था, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, b की पावर इंक्रीज हो रही है। हर जगह हो रहा है ऐसा। ऊपर आके देखो, a 3 2 1 0, जब नहीं है तो 0, और b देखो, b यहां नहीं है ना, इट मींस b रेज़्ड टू पावर 0 है ना यहां पे। देन 1 2 3, तो a डिक्रीज हो रहा है एंड b इंक्रीज हो रहा है। इससे ऊपर भी अगर आप देखोगे, यहां देखोगे, हर जगह आपको ये पैटर्न दिखेगा। 2 ऑब्जर्वेशन सीखी अभी तक हमने। तीसरी पे आते हैं। तीसरी क्या है? अगर आप ध्यान से देखो कि जो कंबाइंड पावर्स है ए और बी की, वो कुल मिला के उतनी ही होगी जितना आपको फॉर्मूला निकालना है। कहने का मतलब यहां पे आपको a + b का क्यूब निकालना है, तो हर एक टर्म में a और b की कंबाइंड पावर 3 ही होगी। चेक कर लो, क्यूब निकालना है ना। यहां देखो, a का स्क्वायर है, b का 1 है, 2 + 1 कितना हो गया? 3। यहां देखो 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 + 0 कितना हो गया? 3। 3 + 0 कितना हो गया? 3। a + b की पावर 4 है, मतलब हर एक टर्म में a और b की जो पावर्स है कुल मिला के 4 होगी। चेक करते हैं, 4 + 0 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4। तो ये थी हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन है कि एक फॉर्मूले को ओपन करके टर्म्स कितनी आएंगी। तो भाई फॉर्मूले को ओपन करके टर्म्स कितनी आएंगी? अगर आपको a + b का क्यूब निकालना है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो होगी 3 + 1, मींस पावर +1। मिसाल के तौर पे देखो, a + b का क्यूब है ना, 3 + 1 करोगे 4 आया, 4 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4। जब a + b की पावर 4 निकाल रहे हो, कितनी टर्म्स आएंगी? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? यही सब ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये मैंने नीचे नोट डाउन करी है। एक बार रिपीट करते हैं इसे और हमें क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस देखो, पावर ऑफ a गोज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। a की पावर मैक्सिमम से 0 होगी, ये समझाया मैंने आपको। यहां दिख लो, मैक्सिमम मतलब 4, मैक्सिमम कितनी? जितना आपको निकालना है 4, फिर डिक्रीज हो रही है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, मतलब मैक्सिमम से कहां जा रही है? 0 तक डिक्रीज हो रही है। क्लियर? पावर ऑफ b गोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। b की पावर 0 से शुरू हो रही है, मैक्सिमम जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। देख लो, b की पावर 0, 1 2 3 एंड 4। ये भी क्लियर? द कंबाइंड पावर ऑफ a एंड b इक्वल्स टू द पावर ऑफ द एक्सपेंशन।
ए और बी की कुल मिला के जो पावर आ रही है वो उतनी ही होगी जितना आपको फॉर्मूला निकालना है। ये भी सिखाया मैंने। यहां देखो 3 + 1 = 4, तो कंबाइंड पावर 4 आई, उतनी ही आई जितनी एक्सपेंशन की थी। 4 + 0 = 4, अगेन 4, 2 + 2 = 4, अगेन 4। ये भी क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन। एक्सपेंड करने के बाद जो टर्म्स आएंगी वो n+1 होंगी या पावर +1 होगी। ये जो मैंने सिखाया 4 आया ना, तो 4 + 1 = 5 ना, 1 2 3 4 एंड 5। और एक और मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू में ही सिखाई थी आपको कि स्टार्टिंग और एंडिंग टर्म विल ऑलवेज हैव कोफिशिएंट 1। ये जो शुरुआती टर्म है और जो लास्ट की टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है हमेशा 1 आएगा। हर जगह आप चेक कर सकते हो। अब ये क्लियर हुआ। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल ली, अब इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। a + b रेज़ टू पावर, अगर वो 30 हमें बोले निकालने को, एग्जामिनर को भी पता है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछना है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि पूरा फॉर्मूला निकाल दो या पूरा फॉर्मूला लगा कि पूरी टर्म्स लिखाओ। तो 31 टर्म्स लिखोगे कैसे आप? वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा। इतने समय कहाँ पे है? वो आपसे या पहली टर्म पूछेगा, आखिरी टर्म पूछेगा, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन। ये 3 चीज़ें वो पूछ सकता है। और भी टाइप्स है पूछने की, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहली टर्म का कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। ए की पावर हमेशा मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितना है? 30 है ना, तो इधर भी 30 आ गया। ए की पावर मैक्सिमम से डिक्रीज होकर 0 तक जाएगी। बी की पावर 0 से शुरू होगी और मैक्सिमम तक जाएगी। मैक्सिमम कितना आ गया? 30, जितना दिया हुआ था हमें। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम को समझने का एक तरीका। अब हम आते हैं, स्विच ऑन करते हैं इस पोर्शन में, फिर हम फॉर्मूले को समझेंगे। ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है। इस ट्राइंगल को बोला जाता है पास्कल्स ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्यों बनाई गई है? ये जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये कोफिशिएंट्स है 1 2 1 1 2 1 11, देख पा रहे हो आप? 1, देन 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5। अब फिफ्थ वाला यहां लिखा नहीं है तो ये बता रहा हूं मैं, 1 5 10 10 5 1। ये कोफिशिएंट्स है उसका ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बनाया कैसे जाता है मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखो, एक तो आपको मालूम है कि पहली और आखिरी टर्म तो 1 ही आएगी, और बीच में टर्म्स कैसे आएंगी वो समझना आप ध्यान से। देखो, ये 1 था क्योंकि यहां पे यही पहली है यही आखिरी है। यहां 2 टर्म्स आनी थी तो हमें पता है 1 और 1 ही होगा। अब इसके बाद 1 + 1 किया तो हमें 2 मिला, बट लेफ्ट टर्म, पहली टर्म 1 थी और लास्ट टर्म भी 1 थी। कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, वो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस कर दिए। अब आगे देखो, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, मगर पहली और आखिरी टर्म 1 1 होती है तो वो मैंने खुद से डाल दिया। फिर 3 + 1 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, मगर पहली और आखिरी टर्म 1 1 होती है, वो मैंने डाल दी। अगेन 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, बट पहली और आखिरी टर्म 1 1 होती है, वो मैंने खुद से डाल दी। और ये एक पैटर्न बन गया। बट आपको बताऊं, ये याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपको जगह अलग अलग जगहों पे देखने को ज़रूर मिलेगा, बट नो यूज़ ऑफ दिस, नो यूज़। बट एक पैटर्न था वो मैंने आपको सिखाया। ये भी क्लियर हुआ। अब ये जो कोफिशिएंट्स आए ये आते कहाँ से हैं? अब आती है बात परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आपको याद होगा कॉम्बिनेशन आपने सीखा था, वहीं से ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस होते हैं। वो किस तरह से होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज 0 C 0 0। अब 0 C 0 क्यों? क्योंकि यहां पावर 0 थी, ठीक है। दिस इज 1 C 0 1 C 1, this is 2 C 0, this is 2 C 1, this is 2 C 2, again this is 3 C 0, 3 C 1, 3 C 2, 3 C 3, 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 and 4 C 4. This is 5 C 0, 5 C 1, 5 C 2, 5 C 3, 5 C 4, 5 C 5। ये कॉम्बिनेशन है। अब ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी वही मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, उस पोर्शन के ऊपर जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हर बुक में दिखने को मिलेगा और आपको लगेगी डिफिकल्टी, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू पावर 2 प्लस सो ऑन टू ncn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n। याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑब्जर्वेशन जो सिखाई आपको वही इंप्लीमेंट करेंगे। पावर a की मैक्सिमम से 0 जाएगी, याद है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई है n, तो a की पावर देखो आप n, फिर घट रही है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और सो ऑन टू a की पावर कितनी हो गई 0। ये समझ आया। b के लिए मैंने आपको बताया था पावर 0 से मैक्सिमम जा रही है, तो पहले b की पावर 0 फिर बढ़ रही है 1 2 3 सो ऑन टू कहां तक गई, n तक गई मैक्सिमम। मतलब मुझे ये दो चीजों के बारे में जानकारी हो गई, अब बस ये सीखना है। देखो ये पोर्शन हमें देता क्या है, ये पोर्शन हमें देता है कोफिशिएंट। क्या देता है, कोफिशिएंट। तो कोडियो तो मुंडो आराम से बैठ के घर में पढ़ाई करना, कोविड चल रहा है अभी और कुछ कर भी नहीं सकते तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाइनोमियल थ्योरम की वेट करते रहो, वीडियोस आती रहेंगी, उसको झट से उखाड़ो। और पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं है यार क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एक ही नंबर का शायद इसमें से सवाल पूछे ही ना, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी एक चैप्टर है एंड बाइनोमियल थ्योरम बोला हुआ है, क्या होता पूछे ही ना। बट आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि भाई आपको कभी भी लाइफ में कहीं पे भी इस चीज का इस्तेमाल हुआ तो आपको वहां पे आसानी हो जाए। बहुत बार देखो भाई और बहन छोटे जो होते हैं वो बोलते हैं हमें कि भैया ये समझा दो, दीदी ये समझा दो, उस समय ऐसी ह्यूमिलेशन वाली सिचुएशन बन जाएगी, ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन बन जाएगी अगर आपको ये नहीं आता होगा। उस चीज़ से भी बचने के लिए भी पढ़ना है और अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है ताकि किसी को भी आप समझा पाओ, ऐसे पढ़ना है आपने। तो अब बाइनोमियल थ्योरम की जो मैं बात बता रहा था, ये NC0 लिखा हुआ है, ये हमें क्या देगा, कोफिशिएंट। कौन से, ये वाले कोफिशिएंट, कौन से, यही वाले कोफिशिएंट। तो स्टार्टिंग में देखो हमेशा क्या होता है, देखो यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब निकालना था ना आपने, तो n की पावर, n क्या है यहाँ पे, n3 है, तो 3c0 मतलब nc0 nc1 nc2 nc3, वही चीज लिखा है देखो, nc0 nc1 nc2 nc3। कब तक चलेगा ये, जब तक ncn ना हो जाए। जैसे ही देखो n और n बराबर, n और n बराबर, n और n बराबर, n और n बराबर, यहां पर भी देख लो n और n बराबर। अभी भी मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अभी जो मैंने ये एक सवाल आपके लिए लिखा हुआ है, ये क्लास 11th की NCERT बुक की फर्स्ट एग्जांपल है। ये सवाल मैं भी आपको पूरा इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड करेंगे। बिल्कुल कोई अगर दिक्कत होगी वहां पे हमारी दिक्कत निकल जाएगी। फिर भी मैं बता दूं, एग्जाम में आपको एक्सपैंड करने के लिए नहीं बोलने वाला, एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेगा, वो एक्सपैंड करने के लिए नहीं बोलेगा। बट आपको क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम समझी तो इंप्लीमेंट करना आनी चाहिए, तो इसको करते हैं। यहां तक सब क्लियर हो गया आपको। एक बार वक्त देख लेते हैं कितना हुआ है ताकि बीच में शूटिंग बंद ना हो जाए। ठीक है, अभी 17 मिनट्स है, काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो जस्ट अ सेकंड, दोबारा देख लेता हूँ, 27 है कि 17 है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। मैं आपको बताता हूँ जनरल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया। कभी कभी क्या होता है, आपको एक्सप्रेशन में बीच की कोई टर्म पूछ लेगा। मैंने बोला ना, पूरा एक्सपेंशन करने के लिए नहीं बोलेगा वो। ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेगा कि a प्लस बी रेज टू पावर 30 पूरा निकाल के बताओ ना, बट ये जरूर बोल सकता है कि a प्लस बी रेज टू पावर 30 का जो भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला आएगा ओपन करके, जो भी आंसर आएगा, बीच की 7th टर्म बता दो। और ये जो मैंने टर्म्स लिखी है ना, ये टर्म्स जो है मैंने ये एक ऑर्डर में लिखी है। तो 7 टर्म या कोई भी टर्म पूछेगा तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ये, TR+1 इक्वल्स टू NCR A रेज टू पावर n माइनस R B रेज टू पावर R। अब इसका मतलब क्या है, इसे कैसे यूज करना है मैं वो बताता हूं। उससे भी पहले मैं आपको एक्सपेंशन ये फॉर्मूला करके बता देता हूं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे। तो उसके बाद लास्ट में मैं आपको जनरल टर्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप बोलते हो चलो मैं यही बता देता हूं। मान लो इस फॉर्मूले के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए मुझे पूछा जा रहा है सेकंड टर्म। क्या पूछी जा रही है, सेकंड टर्म। तो देखो ये यूज करूंगा मैं, कौन सी टर्म, सेकंड। तो T2 होगा ना, बट 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 1+1 करके, ताकि मेरे पास T2 था, इसे ब्रेक कर दिया 1+1। ये चीज क्या हो जाएगा, R की वैल्यू जो मुझे चाहिए, तो किसके बराबर है, इक्वल्स टू NCR। N का मतलब क्या हो गया, ये पावर, तो हो जाएगा 2CR। R का मतलब तो अभी निकाला ना हमने, R का मतलब कितना हो गया, R1 है। A रेज टू पावर n माइनस R, तो यह A रेज टू पावर n माइनस R, B रेज टू पावर R
तो r कितना है 1। इसे सॉल्व करोगे आएगा 2c1 a रेस्ट टू पावर 1 b रेस्ट टू पावर 1। 2c1 का मतलब होता है 2, ये आ गया a, ये आ गया b, तो क्या आंसर आया दोस्तों 2ab। तो चेक करो 2ab है कि नहीं। कौन सी टर्म निकली, सेकंड टर्म। अब आपको बस ये सीखना है कि सर 2c1 को डायरेक्टली 2 कैसे लिख लिया आपने। ये वैसे ही लिखा जैसे यहां देखो 4c1 को 4 लिखा है, 4c2 को 6 लिखा है, ये कॉम्बिनेशन यूज किया। कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने सिखाया है आपको, तो मैंने ये यूज किया कॉम्बिनेशन, फिर भी मैं वापस से रिपीट करके भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब इसे रब करते हैं और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए, कोई भी कॉम्बिनेशन को ओपन कैसे करना मैं पहले वो बता दूं आपको। मान लीजिए मुझे बोल रहा है कि 4c2 जो कि यहां पे 6 आया, कैसे आया होगा, याद करो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। मैंने करवाया आपको 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कट होगा 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा इज व्हाट 6, तो यही 6 आया जो मैंने यहां पे यूज किया है। तो कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हो ये वापस से मैंने रिपीट कर दिया है। आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, काफी समय हो गया इस चीज का, तो एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो क्लास 11th एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 4। इसे आपने सॉल्व करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। देखो अगर होल रेज टू पावर 2 होता तो वो स्क्वायर होता, 3 होता वो क्यूब होता, उनके फॉर्मूलेज हमने सीखे हुए हैं। ये रेज टू पावर 4 हो गया, तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, कैमरे की सेटिंग चेक करनी है। चलो करते हैं सॉल्व। यहां देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या ओपन होता है, NC0। n क्या होता है, पावर, पावर कितनी है 4, तो ये लीजिए 4C0 a रेज टू पावर n। ये चीज जो है ये a है, ये चीज जो है ये b है, तो a मतलब x स्क्वायर रेज टू पावर n का मतलब पावर कितनी हो जाएगी 4, b रेज टू पावर 0, b है 3 अपॉन x रेज टू पावर 0, ये पहली टर्म प्लस अब हो जाएगा NC1 मतलब 4C1 a रेज टू पावर 3 क्योंकि a की पावर घटती है ना, और b रेज टू पावर 1 क्योंकि b की पावर बढ़ती है, ये आ गई सेकेंड टर्म प्लस 4C2 a रेज टू पावर 2 क्योंकि a घट रहा है ना 4 3 2, और b रेज टू पावर 2 1 से इंक्रीज हो गया 2 आ गया, 3 टर्म्स हो चुकी हैं प्लस 4C3 a रेज टू पावर 3 थोड़ी आएगा, घट रहा है a की पावर, वो आएगी 1, और b रेज टू पावर 3, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट टर्म जो आएगी 4C4 a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर 4। ऑब्वियसली लास्ट टर्म होगी क्योंकि a की पावर 0 तक पहुंच चुके हैं, b की पावर n या मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, और 4C4 NCN भी हो गया है ना, ये NCN। तो यहां तक लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट टर्म रहती है, ये देखो NCN, a की पावर 0 b की पावर मैक्सिमम। अब इसे दोस्तों ओपन करते हैं। देखो मैंने हालांकि पावर 4 के लिए आपको ये वैल्यूज बताई हैं 14641, नहीं भी पता होगी तो आपको मैंने कॉम्बिनेशन निकालना भी सिखा दिया। वक्त की कमी होने के कारण मैं वैल्यूज को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वक्त बचेगा तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। 4C0 की वैल्यू क्या आएगी 1। जब भी कॉम्बिनेशन में 0 होगा ना नीचे, याद रखना 1 आएगा हमेशा। क्यों 1 आएगा, अगर मैं शॉर्ट पे बता दूं, ये देखो 4C0 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 माइनस 0 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, ये कट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं आपको, समझे मेरी बात, हमेशा 1 आएगा जब भी फुट पे 0 होगा कॉम्बिनेशन के, इनटू
x की पावर 8 हो जाएगी 3/x। तो इस एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज व्हाट, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ गया 1। क्लियर हो गया? प्लस 4c1, ये 4 होगा। जब भी फुट पे 1 आएगा ना तो याद रखना आंसर 4 आएगा, याद रखना हमेशा। 4 मीन्स कि जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो आंसर आएगा। तो ये आ गया 4, x की पावर हो जाएगी 6 और 3/x, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इक्वल टू 4c2। अब माइंड में करता हूँ, सोचता हूँ 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2, 2 फैक्टोरियल। तो अब जैसे मैंने अभी करवा के बताया भी था 4c2, क्या आंसर आएगा 6। अभी मैंने इससे पहले किया था। तो कहाँ तक पहुंचे हम, ये आ गया 6। x की पावर हो जाएगी 2 × 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। 3 टर्म्स हो गई, प्लस इसको ओपन करते हैं 4c3। 4c3 का भी आंसर क्या है 4। जब भी इन दोनों में डिफरेंस 1 का हो तो हमेशा ऊपर वाला ही आंसर आएगा। तो आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब 27/x का क्यूब। लास्ट टर्म 4c4, ये दोबारा 1 होगा। देख लो 4c4 1 हो गया, क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, वो याद करवाता हूँ मैं आपको। एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। 3 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81, 81 अपॉन x की पावर 4। और आपको पता मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, पावर प्लस 1, 4 + 1 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 आ गई 5 टर्म्स, हम सही कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी x रेज टू पावर 8 प्लस 4 × 3 12, x रेज टू पावर 5 क्योंकि एक x कटेगा, प्लस 9 × 6 = 54, x रेज टू पावर 2 क्योंकि ये 2 कट जाएंगे, 27 4 = 108 अपॉन x आएगा क्योंकि ये x स्क्वायर इससे कटेगा, एक x रहेगा, प्लस 81 अपॉन x रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास फाइनल में एक्सप्रेशन आया दोस्तों। आई होप ये आपको क्लियर हो पाया होगा। तो दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट ऑफ दिस थिंग, x² + 3/x रेज टू पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको एक पॉइंट रिपीट करवा दूं। ये जो मैंने एनसी टर्म्स वाली जो सिखाया है कि ये कैसे आएगा, याद रखना जब भी फुट पे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, फुट पे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद करवा देता हूं। NC0 हमेशा किसके बराबर 1, समझे? फिर मैंने आपको बताया एक ये वाला, जब भी ये दोनों सेम हो जाए तब भी 1, कहने का मतलब NCN हो जाए तब भी 1 हो गया ना सेम। ये 2 चीजें मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाला, मतलब जब भी NC1 हो हमेशा आंसर N होगा। जैसे 4C1 था ना, आंसर क्या आया 4, 5C1 होता 5, 6C1 होता 6, NC1 होता N। और रहा कोई और बस इतना, ये 3 आपको याद रखने, इससे भी आपकी आसानी हो जाएगी। जब भी फुट पे 0 आंसर 1, जब दोनों सेम तब भी 1, जब फुट पे 1 तो आंसर ऊपर वाला जो पावर होगी। ठीक है, क्लियर है? ये बाइनोमियल थ्योरम था। वक्त दोबारा देख लेते हैं और समझते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। जनरल टर्म जो है एक्सपेंशन की, अच्छा वो मैंने अभी आपको बता दिया आई थिंक। गाइस, हमने जनरल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन के बारे में बात कर ली हुई है ना। तो ये अभी तक हमने सीखी है कुछ बाइनोमियल थ्योरम की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीज़ें, जिनको अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश है मैं अभी बनाने वाला हूँ। आपको आज ही दूसरी वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि ये जल्दी से सीखने के बाद सवालों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आप आज ही कर लो। तो मुझे लगता है वक्त भी होने वाला है, 30 मिनट होने वाले हैं, इससे ज़्यादा बात मैं आपसे कर नहीं सकता। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। उसके लिए आप ये वीडियो देखने के बाद जल्दी से ट्राई करना, चेक करना ऐप के ऊपर की दूसरी वीडियो आ गई है, अगर आ गई है उसे भी सॉल्व करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों। तब तक के लिए लिखते हैं अलविदा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।